आजकल सुना है जीएसटी, नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। मेरा मानना ये है कि ये एक जीएसटी के रूल के अंदर है। मेरी समझ के हिसाब से इससे कनेक्टेड कोई सेक्शन भी नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सख्त रूल है जो कि एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। जब तक आप किसी डीलर का असेसमेंट नहीं कर देते, जब तक उसका एडजुडिकेशन प्रॉपर नहीं कर सकते, आप उसके लेजर को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। और इवन नेगेटिव लेजर को नेगेटिव ब्लॉक कर रहे हैं, यानी आपका पैसा उसमें 100 रुपये है, उसको 500 रुपये से ब्लॉक किया जा रहा है, -500 है। किसी ने कहा था कि ये 6 साल का बच्चा है। हाँ, वो जो 6 साल का बच्चा है तो बच्चा शरारती भी तो होता है। देखिए, मैं एक कहूँगी कि कोई भी नया एक्ट आता है उसको लागू होने में, बनने में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, उसके समाधान निकाले जाते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ ब्लैक शिप्स हर जगह होते हैं, यहाँ पहले जैसे सेल टैक्स था या वैट था तो ब्लैक शिप्स की बाढ़ आई हुई थी, जिसे अब सबको पता है कि काले धन की बाढ़ आई हुई है। ये कुछ शरारती लोग भी हैं क्या इसमें? बच्चे को पनपने में उन्होंने ये कहा था कि बच्चा है अभी छोड़ दीजिए, बच्चा बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। आप क्या मानती हैं? और इंडस्ट्री की तरफ से बहुत तगड़ा बैकलैश आ रहा है इस पर, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि हमारी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है बिजनेस की, जो हमें एक कोई भी बिजनेस है वो ऑपरेट करेगा तो एक मार्जिन पर ऑपरेट करेगा। वो ये कह रहे हैं कि 28% का रेट हमारा टैक्सेशन इतना बढ़ा देगा कि अब तो बिजनेस ही हमारे लिए इकोनॉमिकली एक फाइनेंशियल वायबिलिटी उसकी वही उसी में प्रश्न चिन्ह लग गया है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर मसला जिसको कहें अपने अल्फाज में। इसका नाम है जीएसटी, जिससे सरकार की आमदनी इनकम टैक्स के बाद शायद जीएसटी ही है। हमारे कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं। हमारे दाहिनी तरफ सबसे पहले मिस्टर गर्ग हैं जो सीए हैं और सेल टैक्स में ये बार एसोसिएशन के आई थिंक जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उसके बगल में मैडम नीरा गुप्ता जी हैं जो ये भी अच्छी जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। उसके बाजू में मिस्टर रजत टंडन जो नए अभी बिल्कुल नए और ऊर्जा से भरपूर हैं, जो हमारे सवालों के जवाब देंगे। अब देखिए क्या हम पूछते हैं, क्या देते हैं, क्या हम समझते हैं, क्या सच्चाई है। अब डिटेल से सबसे पहला सवाल मैडम आपसे। जीएसटी एक्ट को आए हुए 6 साल हो गए। 6 साल में करीब 50 काउंसिल की मीटिंग हो गई और उसमें 50 में कुछ न कुछ समाधान निकला। अब वो समाधान जो है वो बाद में समस्या बन जाती है, इसलिए कि अगर समस्या न बनी होती तो वो 6 साल में ही क्यों होता। इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, सबसे बड़े मैं ये कहना चाहूँगी कि समस्या क्यों बन जाता है, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स को लेते नहीं है कॉन्फिडेंस में। ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो सिर्फ वन पॉइंट बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं, फैसला कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अगर स्टेक होल्डर्स से पूछा ही नहीं जाएगा, आपने एक जवाब दे दिया भाई ये इसका समाधान है, उससे उपजने वाली जो समस्याएं हैं वो तो पता ही नहीं। वो जो हर इंडस्ट्री आएगी, जो बिजनेसमैन आएंगे, जो उसको जो फेस करेगा, छोटा मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन है, बड़े हैं, तो किसको क्या समस्या है। इतने सारे फॉर्म्स निकाल दिए, एक का समाधान देखने के लिए 4 फॉर्म निकाल देते हैं, वो 4 और ज्यादा प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं कि सब लोग उसके साथ कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये समस्याएं जितनी हैं वो समाधान का जड़ समस्या बन जाती है। फिर उस समस्याओं के समाधान निकालते हैं, फिर समस्याएं नहीं आ जाती हैं। इस वजह से चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। किसी ने कहा था कि ये 6 साल का बच्चा है। अब वो जो 6 साल का बच्चा है तो बच्चा शरारती भी तो होता है। तो ये कुछ शरारती लोग भी हैं क्या इसमें? बच्चे को पनपने में उन्होंने ये कहा था कि बच्चा है अभी छोड़ दीजिए, बच्चा बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। आप क्या मानती हैं? देखिए, मैं एक कहूँगी कि कोई भी नया एक्ट आता है उसको लागू होने में, बनने में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, उसके समाधान निकाले जाते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ ब्लैक शिप्स हर जगह होते हैं,
यहाँ पहले जैसे सेल टैक्स था या वैट था, तो ब्लैक शिप्स की बाढ़ आई हुई थी, जिसे अब सबको पता है कि काले धन की बाढ़ आई हुई है। अब सब चीज़ को गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, सब चीज़ सुधर रही है धीरे धीरे, तो जो बहुत सारी ब्लैक शिप्स थी वो अब थोड़ी सी रह गई। तो वो यहाँ भी अपने कल्प्रेट्स अपने अपने काम करने में, अपनी अदाएँ दिखाने में बाज नहीं आते, जिसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है एक आम बिजनेसमैन को। उसके चेक एंड बैलेंस लगाते लगाते इतनी ज़्यादा पॉइंट्स बना देते हैं कि एक आम बिजनेसमैन जो है वो बेचारा बहुत सफ़र करता है। मैडम, उसकी आपके समस्या है। हिसाब से ब्लैक शिप खत्म हो गए या कम हो गए कम हैं हो या गए, कम हो गए कम हैं? हो गए। तो आप 70% कम हुए या 30% कम हुए? नहीं, मैं ऐसा समझती हूँ कि शायद 70% कम हो गए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रही हूँ, मैं 40-42 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मेरा ये मानना है कि पहले बहुत लोग ज़्यादा देखे जाते थे और अब बहुत कम देखे जाते हैं, मगर अब जरा ज़्यादा बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। वो जो 30% रह गए हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं इस तरह की चोरियाँ, जो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ ठीक कर लिया है। इस बच्चे को सुधारते 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 थोड़ा सा टाइम और लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब बच्चे जवानी तक पहुंचेंगे तो नहीं, ठीक। जवानी तक नहीं, मैं समझती और साल 2 साल में राइट ट्रैक पे चल रही है गवर्नमेंट, और व्यापारी भी पूरा साथ दे रहे हैं। व्यापारी पूरे सच्चे मन से आगे चल रहे हैं, टैक्स देना भी चाहते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो फॉर्म्स की जो समस्याएं आ जाती हैं, हर रोज देखिए सीएस तो बेचारे हर रोज ये फॉर्म भरना, ये फॉर्म भरना, ये फॉर्म भरना, नेट नहीं चल रहा है, रात को बैठे हैं, दिन को बैठे हैं, तो यही एक प्रॉब्लम ज़्यादा रह गई हैं। अगर इसको रेगुलेट कर दें, अगर इसको साधारण बना दें इसको, तो लोगों को भी आराम रहेगा और सरकार को भी आराम रहेगा। मेरा ये कहना है कि कानून भी ठीक चल रहा है और बिजनेसमैन भी सही नीयत से टैक्स देना चाहता है, लेकिन टेक्निकलिटीज में जो फंस गए हैं, तो वो धीरे धीरे अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है और थोड़ा सा समय और लगेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब एक सवाल गर्ग साहब आपसे, ये जो फेक रजिस्ट्रेशन, फेक इनवॉइस, ये आखिर क्या है? गवर्नमेंट को इससे कैसे डील करना चाहिए? और जेन्युइन जो डीलर हैं वो भी इसमें लपेटे में आ जाते हैं जी, तो सरकार को क्या करना चाहिए इसका? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। आजकल फेक इनवॉइस का बहुत मामला चल रहा है, लेकिन हमें ये तय में जाना पड़ेगा कि फेक जब से डिक्शनरी आई है, इंग्लिश डिक्शनरी, जब से फेक बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि फेक तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट को इसको कैसे डील करना है, साथ साथ ये देखना है कि उस फेक के चक्कर में जो जेन्युइन डीलर हैं उन्हें सफ़र नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट का जितना मैक्सिमम रेवेन्यू एक जेन्युइन डीलर से आ रहा है, उसके मुकाबले फेक डीलर्स वाला जो रेशियो है बहुत कम है। मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि हम फेक डीलर्स वाले रेवेन्यू को गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए, लेकिन उस फेक डीलरों की वजह से अगर हमारे जो मैक्सिमम रेवेन्यू दे रहे हैं डीलर्स, क्या वो लोग सफ़र करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूँ जी, कहने का तात्पर्य है कि सरकार में इतनी ताकत है, सरकार में इतनी कैपेबिलिटी है कि जो फेक डीलर है वो उस फेक डीलर को गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट के ऑफिसर चाहे तो उसको पकड़ सकते हैं, उसको नेल आउट कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों का ध्यान उससे कनेक्टेड जो डीलर्स हैं वहाँ ज़्यादा जा रहा है। यानी यदि एक जेन्युइन डीलर है, अगर किसी वजह से उसका ट्रांजैक्शन किसी फेक डीलर से हो गया अनजाने में, तो क्या उसे सफ़र करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट का ध्यान, गवर्नमेंट का फोकस फेक डीलर को पकड़ने में, उसको दंडित करने में लगना चाहिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो रेवेन्यू आ रहा है, जो जेन्युइन डीलर है वो अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसी चक्कर में बैक डेट से कैंसिलेशन भी हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, सरकार ने रजिस्ट्रेशन दे दिया, अब सरकार ही उस रजिस्ट्रेशन को बैक डेट से, इवन 1/7/17 से उस रजिस्ट्रेशन को वो लोग कैंसिल कर रहे हैं। कहीं कोई इसका लॉजिक नहीं है। एटलीस्ट अगर उन्हें कैंसिल करना भी है तो उस डेट से करें जिस डेट से डीलर रिटर्न नहीं भर रहा है। यदि वो उसने टैक्स जमा करा दिया और सपोज वो पिछले 2 महीने से रिटर्न नहीं भर पा रहा किसी भी कारण से, तो क्या आप उसका रजिस्ट्रेशन बैक डेट से डीलर कैंसिल कर देंगे? क्या आप ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बैक डेट से कैंसिल करने का मतलब ये होता है कि उस बीच में जितनी भी कड़ी है सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी और फिर गवर्नमेंट उन सब से टैक्स कलेक्ट करना चाहेगा। तो क्या एक कैंसिल तो हो रहा है,
उसका उपाय क्या है? क्या कोर्ट में जाए आदमी, या कोर्ट में लोग गए हैं? कोर्ट में गए हैं, कोर्ट उनके हक में फैसले भी आए हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बैक डेट्स का कैंसिलेशन का प्रोविजन बंद होना चाहिए, उसको उसी करंट डेट से कैंसिल होना चाहिए, और जो डीलर गलत है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। जो टैक्स का मामला रिकवरी का है वो उस डीलर से गवर्नमेंट को करना चाहिए, जिससे कि कनेक्टेड डीलर अफेक्टेड ना हो। इवन हमने तो ये सुना है कि आईटीसी क्रेडिट लेजर वो भी ब्लॉक कर दे रहे हैं जी, और ये इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है? देखिए जब गवर्नमेंट कुछ रहेगा ही नहीं, आप बैंक हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, हमारा लेजर आप ब्लॉक कर देंगे, तो फिर क्या मतलब? हम जब कोर्ट में जाएं 10 साल बाद फैसला आएगा तब अपना बिजनेस रखें? जी, देखिए ऐसा होता है, गवर्नमेंट ये इसलिए प्रावधान लेके आई कि कुछ गलत डीलर्स उसका फायदा ना उठा पाए, यानी कि उन्होंने उनके आईटीसी को लेजर को ब्लॉक कर दिया। इसका इफेक्ट क्या होता है कि वो लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि वो ब्लॉक डीलर करने से पहले ना तो कोई असेसमेंट किया डिपार्टमेंट ने, ना कोई नोटिस दिया। तो ये प्रोविजन तो बहुत ही गलत है, और मेरा मानना यह है कि ये एक जीएसटी के रूल के अंदर है। मेरी समझ के हिसाब से इससे कनेक्टेड कोई सेक्शन भी नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सख्त रूल है जो कि एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए जब तक आप किसी डीलर का असेसमेंट नहीं कर देते, जब तक उसका एडजुडिकेशन प्रॉपर नहीं कर सकते। आप उसके लेजर को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, और इवन नेगेटिव लेजर को नेगेटिव ब्लॉक कर रहे हैं, यानी आपका पैसा उसमें 100 रुपये है, उसको 500 रुपये से ब्लॉक किया जा रहा है, -500 आ रहा है। तो इसलिए ये प्रावधान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस प्रावधान को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और एक बात और बता दूं, गुजरात हाई कोर्ट ने इस प्रोविजन के बारे में गवर्नमेंट को सलाह दी है कि इस कानून के बारे में रिविजिट करें, पुनर्विचार करें। तो आप लोगों का कोई सीए का एसोसिएशन नहीं है? जी है तो आप लोग सरकार को कभी कुछ ऐसे सुझाव दिए क्या? देते रहते हैं हम लोग। सेल्टेक्स बार एसोसिएशन है हमारी, और भी कई संस्थाएं हैं, वहाँ हम सब लोग मंथन करते हैं और एक अपना रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं और समय समय पर सरकार को भेजते हैं। और ये जो जीएसटी, अब मैडम आपसे जीएसटी का जो रिफंड मामला है, ये भी बड़ा सरकार उदासीन है इस पर। क्यों उदासीन है? सर मैं ये कहूँगी कि रिफंड मामले में एक और है कि रिफंड मामले में मिल भी जाए, अगर आज ना मिले 2 महीने 6 महीने बाद, तो इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलता है? जैसे इनकम टैक्स में है, टीडीएस कटता है 2 साल बाद मिलता है, हमको कल परसों ही मिला है तो 2 साल का इंटरेस्ट मिला है, तो उस बेचारे को भी तो मिलना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? जी, मैं आपको ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है। ये कुछ हद तक इसमें जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जो ऑफिसर्स हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो भी इसमें बहुत सारा उनका रोल रहता है कि इतने सारे चेक एंड बैलेंस लगा देते हैं कि भाई आज फाइल यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ आप समझते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फाइलें कैसे मूव करती हैं। तो सालों सालों एक ही रिफंड किसी का जाना है तो सालों लग जाते, पहले एक टेबल पे, फिर दूसरी टेबल पे, तीसरा अफसर आ नहीं रहा, चौथा जाएगा। तो इतना ज़्यादा मतलब ह्यूमन क्राइम मचा दिया जाता है ऑफिसर्स के लेवल पे कि वो रिफंड बहुत लेट हो जाता है। और एक्चुअली देखिए मैडम आपने पहले कहा था 70% ठीक है, तो इसमें तो 100% गलत हो गया ना। देखिए मेरा आपने समझा गलत है। मैंने ये कहा था जो ब्लैक शिप्स हैं वो 70% ठीक हो गए हैं गवर्नमेंट की कार्रवाई से। नहीं, गवर्नमेंट की कार्रवाई से हो गए। तो ये जो रिफंड है, ये आप बोल रहे हैं इस टेबल से इस टेबल आने में 2 साल लगेगा। मैंने ये कहा जो जीएसटी आने से जो गवर्नमेंट का रूल्स आए हैं, रेगुलेशंस आए हैं, जो उन्होंने इस पर बंदिश लगाई है, उसकी वजह से जो ब्लैक शिप्स थे वो फ्रीली काम नहीं कर पा रहे थे, उसमें करेक्शन हुई है। वो 70% तक काफी ठीक है, छोटे हाँ वो समझ गया जी। तो उनमें मतलब काफी रिफॉर्म्स आए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट की मशीन, अफसर तो पहले भी वही थे और अभी भी वही है। तो जो उनके काम करने के तरीके, जैसे अभी आपने पूछा कि बैक डेट से कैंसिल हो रहे हैं, या जैसे अभी आपने पूछा कि ब्लैक फेक बिल क्या है, ये सब अफसर की मनमानी है कि देखिए वो काम करना चाहते नहीं है, वो चेक करना नहीं चाहते। जो डीलर जिसको आप फेक कह रहे हो वो रजिस्टर्ड पहले भी था, वो रजिस्टर्ड आज भी है, उसी से माल खरीद रहा है, सारा डाटा उसका आपके यहाँ है, जो बेच रहा है उसका डाटा आपके यहाँ है, फेक कहाँ से है? क्योंकि आप चेक ही नहीं कर रहे। अगर किसी ने किसी वजह से रिटर्न नहीं भरी
उसके घर में कोई मौत हो गई, वो बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, अगर वो रिटर्न नहीं भरता, आप बैकडेट से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं, 4-4 साल 3-3 साल 2017 से कैंसिल कर देते हैं, तो फिर जितने भी बायर्स, जितने भी उन लोगों ने माल खरीदा है उससे टैक्स भरा है, अल्टीमेटली डीलर तो पैसे टैक्स माल खरीदते ही टैक्स दे देता है। तो वो बोगस कहाँ है, फेक कहाँ है? पर जितना 17 से बैकडेट से कैंसिल हुआ सब लाइफ में लग गए, सबके बिल वहाँ फेक डीलर्स में आ जाएंगे। ऑफिसर्स को यहाँ कुछ करने के मलायन के लिए, या कहें कि कुछ वहाँ पे भी डिपार्टमेंट में भी ऐसे होते हैं कि ज्यादा ब्लैकमेल करने को मिलता है कि देखो तुम्हारा इतना सारा टैक्स बनता है, 4 साल से टैक्स बनता है, अगर तुम यहाँ कुछ कर दोगे तो तुम्हारा ठीक हो जाए। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऑफिसर्स को जो भी समझाना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए कि यहाँ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होती रहती है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स है कि उनको पता ही नहीं होता यहाँ करना क्या है, पढ़ना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं, सिर्फ उठाते हैं, उनको इजी लगता है, फेक बिल है लगा दो टैक्स, कैंसिल कर दो, आरसी पूछते नहीं है, आरसी उठाया बैकडेट से कैंसिल, उन्हें सबसे सीधा समाधान लगता है। काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चीजें चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए आजकल न तो डील, मैं नहीं समझती कि बुक्स की भी जरूरत है, हर चीज उनके रिकॉर्ड पे है, परचेज रिकॉर्ड पे है, सेल्स रिकॉर्ड पे, रिटर्न रिकॉर्ड पे है, जितना टैक्स भरा है सब रिकॉर्ड पे है, और जो 2A के हिसाब से जितना माल कितने इसको क्रेडिट मिल रहा है सब चीज तो रिकॉर्ड पे है, सिर्फ अफसर को चेक करना है। वो चेक करना चाहते नहीं, अपनी बला वो डीलर्स पे डालते हैं। अल्टीमेटली जो डीलर्स परेशान हैं रिफंड को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके, और जो ये फेक बिल पे लेके, ये सब ये मेरा पर्सनल ये मानना है कि वो सब आधे से ज्यादा ऑफिसर्स पर है, जो ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हो रही है उनके वजह से है। तो हमारी सोच पे अब आप आ गए कि 70% हम कहेंगे कि फिर ऑफिसर की गलती है। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी। प्रैक्टिकली आप देखिए, क्योंकि सिस्टम में अगर रिटर्न नहीं भरी है, गवर्नमेंट की गलती नहीं कहना चाहिए, कुछ समझ की भी गलती है। अगर ऑफिसर्स नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ, कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स नहीं है, जो उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती या उन्हें समझ नहीं आती, या एक अभी राशनिंग में उठा के सेल्टेट बिठा दिया, जीएसटी डिपार्टमेंट में बिठा दिया, तो वो कुछ और कर रहे हैं, उसे मालूम ही नहीं है क्या चीज है। तो इस तरह के ऑफिसर्स को जो जहाँ से जैसे समझ में आ रहा है वो वैसे काम। चलिए, तो सवाल ये था कि जो रिफंड मिलता है जी, कितने दिन बाद मिले उस पे नहीं है, उस पे इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलना चाहिए, जैसे इनकम टैक्स में मिलता है रिफंड में। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। और व्यापारी की असली कैपिटल तो इसी में फंस जाती है। जो छोटे व्यापारी हैं या मिडिल क्लास व्यापारी हैं, उसका सारा धन, सारी कैपिटल तो यहाँ आईटीसी में फंस जाती है। वो टैक्स दे के ही तो माल खरीदता है, तो उसमें फंस गया। उसको जब तक रिफंड नहीं मिल रहा, उसको कैपिटल वापस नहीं मिल रही, वो रोटेट नहीं कर पा रहा, वो कैपिटल को ही रोटेट करके बिजनेस आगे चलाता है। तो इसलिए रिफंड मिलना चाहिए, टाइमली मिलना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स में प्रपोजल है कि इतना टाइम में मिलता है, और नहीं तो ऑटोमेटिक रिफंड आते हैं, विद इंटरेस्ट आते हैं। तो मेरा ये कहना है सरकार से कि ऐसी ही पॉलिसी जीएसटी में भी बना देनी चाहिए कि अगर कोई जीएसटी रिफंड किसी का ड्यू है, चेक कर ले। हम चेक करने को मना नहीं करते, बट क्योंकि सारी मशीनरी, सारी डिटेल्स उनके कंप्यूटर डाटा पे है, उससे चेक करें, वेरीफाई करें, और रिफंड्स ऑटोमेटिक होने चाहिए और विद इंटरेस्ट होने चाहिए। क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं से, बैंक से या प्राइवेट से या कहीं ना कहीं से फंड अरेंज करके ही वो कैपिटल लगाया है, उसने वो बिजनेस कर रहा है। तो अगर इस तरह की सुविधाओं का सरकार ध्यान रखेगी तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए, बेड में भी ये प्रोविजन था, इंटरेस्ट की लायबिलिटी अगर डिले होता था तो उसकी जिम्मेदारी अफसर के ऊपर होती थी, और वो उसकी पर्सनल लायबिलिटी माना जाता था उस अफसर की। इसलिए बेड में रिफंड काफ़ी कुछ तो इम्प्लीमेंट हुआ था, बेड में हुआ था। तो मेरा सुझाव है कि यही सेम प्रोविजन यहाँ इनकम जीएसटी में आना चाहिए, जिससे कि अधिकारी को ये रहे कि मुझे इसका रिफंड टाइम से देना है, अदरवाइज उसकी व्यक्तिगत लायबिलिटी बन जाएगी। सरकार अगर इस तरह की कुछ प्रोविजन ले आए कि आप इसे ध्यान से देखें, टाइमली दें, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाएगा, आंसरेबल बना दिया जाएगा, अकाउंटेबल बना दिया जाएगा, तो यहाँ कहीं भी कोई भी धांधली के चांसेस कम हो जाएंगे। और ये ऐसा एक करेक्टिव मैनर हो जाएगा कि व्यापारी भी आराम हो जाएगा, उस आराम से अपना इसको फॉलो अप कर सकेंगे, इसके प्रोविजंस को, और जो सरकार को भी जो रेवेन्यू है वो ठीक से आएगा।
जो जिनका ड्यू शेयर जो वहाँ आईटीसी के रूप में फंस जाता है, रिफंड्स के रूप में फंस जाता है, वो भी इससे मिलेगा। तो स्मूथ सेलिंग चलता रहेगा और जो 6 साल का बच्चा है वो जल्दी जल्दी खुशी खुशी आगे बढ़ सकता है। हम ये समझते हैं कि देखिए, जब 6 तक साल का फाइनेंस नहीं बच्चा। होगा सरकारें नहीं चल सकती, जब तो पैसा नहीं, जब तक पब्लिक, और ये पब्लिक के पैसे से ही चलती है। तो अगर पब्लिक सही से ठीक करके अपने सारे जो अड़ंगे पड़ंगे हैं जो भी अपना सही टैक्स दे, सही से अपना हिसाब किताब लगाए, सही चले, सही से पैसा सरकार को मिले, तो सरकार देश बहुत अच्छे से चलेगा। मैं समझती हूँ जीएसटी अपने आप में एक बहुत अच्छा सरकार ने बनाया है, विधान बनाया है, वन नेशन वन टैक्स। तो ये पॉलिसी पे सब चले आगे से, और बिल्कुल जो जो भी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि वो सारे स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं कर रही है। अगर वो इन कमेटीज में स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उनकी समस्याओं को साथ में रख के, उनको बिठा के अगर बात करें, तो जो जो समस्याएं आ रही हैं, जो भी समाधान निकालती है वो समस्या बन जाती है, तो वो ऑलरेडी सब मिक्स हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से चलेगा, मेरा ये मानना है। अब रजत से एक सवाल, मैडम ने कहा वन नेशन वन टैक्स, आपके गेमिंग इंडस्ट्रीज पे 28% टैक्स है, तो ये वन नेशन वन टैक्स कहाँ आ गया? 28% है? अच्छा, उसके बाद अगर ये 28% टैक्स है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। उसी में और आगे कर दीजिए, इलीगल जो बेटिंग होता है उसको बढ़ावा नहीं देगा ये? बिल्कुल देगा सर। 28% का टैक्स जो अभी लगाया है ये गेमिंग इंडस्ट्री पे। नहीं, पहले तो वन नेशन वन टैक्स का मतलब ये जनरल आदमी नहीं, मतलब क्या, वन नेशन का मतलब है 10% है तो 10% सब चीज पे, तो ये अलग अलग। वन नेशन वन टैक्स का मतलब हैगा कि अगर एक रेट किसी एक स्टेट में लग रहा है तो वो थ्रू आउट द कंट्री लग रहा है। जो लॉ एक स्टेट में लग रहा है वो थ्रू आउट द कंट्री लग रहा है। पहले आपके अगर हरियाणा वैट है तो उसके हाँ, उसके ज्यादा अलग थे, यूपी के अलग थे, दिल्ली के अलग थे, आसाम में सीनी अलग था, तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता था। ये आज भी है, आज भी लोग यही समझते हैं। बट जो कंफ्यूजन दिल्ली में है वही हरियाणा में है। अब वन नेशन वन टैक्स एंड वन कंफ्यूजन है। तो जो भी कंफ्यूजन है दैट इज वो भी सारा हर स्टेट में एक ही रहेगा, क्योंकि लॉ एक ही है। अब स्टेट्स के पास जो पावर थी कि एक एक अपना अमेंडमेंट करते वो अभी भी है, बट अभी तक स्टेट्स ने जो सीजीएसटी एक्ट रहता है, जो सेंट्रल टैक्स है, और जो स्टेट का टैक्स रहता है वो सेम ही है। तो ये वन नेशन वन टैक्स पे तो ठीक बैठ रहा है, क्योंकि 28% अगर आपका गोवा में लग रहा है जो कि हब है गैम्बलिंग वगैरह का, मशहूर है पूरे भारत में गैम्बलिंग के लिए, तो गोवा पे भी 28 ही लगेगा, अब दिल्ली पे भी वही लगेगा। बात आती है ऑनलाइन गेमिंग की। ऑनलाइन गेमिंग की जो ये इंडस्ट्री है उसके लिए 28% टैक्स, और इसका जिस तरह लेवी अब लगाया गया है कि घुसते ही आपको 28% लग रहा है, ये अभी लगाया गया या पहले से ही था? किया गया सर, अभी काउंसिल ने प्रपोज किया है, और इंडस्ट्री की तरफ से बहुत तगड़ा बैकलैश आ रहा है इस पे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि हमारी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है बिजनेस की, जो हमें एक कोई भी बिजनेस है वो ऑपरेट करेगा तो एक मार्जिन पे ऑपरेट करेगा, वो ये कह रहे हैं कि 28% का रेट हमारा टैक्सेशन इतना बढ़ा देगा कि अब ये बिजनेस ही हमारे लिए इकोनॉमिकली एक फाइनेंशियली वायबिलिटी उसकी वही उसी पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इसीलिए हो रहा है। का भी आएगा सर, क्योंकि ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है ये आप समझिए, इसमें कितने प्रोग्रामर्स लग रहे हैं, कितनी वेबसाइट्स बन रही हैं। ये एक मेन स्ट्रीम में लाके गवर्नमेंट ने अब ऐसा कर दिया था कि कई तो आपकी जो गेमिंग की वेबसाइट्स हैं उन्होंने अपना स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवा रखी है, और कई आईपीओज आ रहे हैं, वो पब्लिक से कलेक्ट करके एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस चीज को प्रेजेंट कर रहे थे, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एक कंट्रोल तरीके में हो रही थी। 10 साल से चल रहा था, अचानक गवर्नमेंट ने ये रेट ला करके इससे दो जो चेंज लाया है इसके दो प्रभाव पड़े। पहला तो ये है कि जो आप देखिए अभी जो यूथ में फैल गया था कि गेम ऑफ चांस, हर आदमी चलते फिरते करोड़ों करोड़ों डाउनलोड हो रहे हैं जो गेमिंग एप्स हैं उनके। अब ये गेम ऑफ चांस ये सारे डाउनलोड हो रहे थे, तो ये तो एक तरह से ऐसी चीज है जिसको गवर्नमेंट एनकरेज नहीं करना चाहिए, और इनके करोड़ों करोड़ों डाउनलोड्स यही दिखाता है कि ये पॉपुलैरिटी तो बहुत बढ़ रही थी, बहुत भयंकर। आप आईपीएल के एड्स देखिए, जब आईपीएल आता है उसमें मेजॉरिटी इन्हीं चीजों के एड्स हैं। अब इसमें गवर्नमेंट ने ये इसको कर्टेल कर दिया, एक तरह से कर्व कर दिया है, तो वो तो चलिए अच्छी बात है, बट साथ में आप एक चीज भूल रहे हैं कि इसके ऑल्टरनेट बाहर हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने अभी खुद बताया कि एक जिसे कहते हैं ना ग्रे मार्केट तो चल ही रहा था इसका, जिसको कि मेन स्ट्रीम किया जा रहा था इन सब एडमिनिस्ट्रेटिव एप्स के थ्रू जिन पे गवर्नमेंट के चेक्स थे,
गवर्नमेंट को पता चल रहा था किसने कितना किया, क्या किया, और उस पर रेवेन्यू आ रहा था। अब ये जो 10 साल से कंपनियां बैठी हैं, बेचारे प्रोग्रामर्स बैठे हैं, वेबसाइट्स मेंटेन हो रही हैं, कंपनियां चल रही हैं, उसका रेवेन्यू आ रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था। आपने तो पूरी एक इंडस्ट्री के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, सवालिया चिन्ह लगा दिया। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो लगता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगले साल आने वाले आईपीएल पे होगा। सर आईपीएल से पहले इमीडिएटली जो इनके एम्प्लॉइज हैं, जो इनके प्रोग्रामर्स बैठे हुए हैं, जो इनके स्टाफ बैठे हुए हैं, उन पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उस पे इमीडिएटली अभी पड़ जाएगा। आईपीएल तो अगले साल आएगा। हाँ, नहीं उस पर भी पड़ेगा। उस पे तो तब पड़ेगा सर जब आएगा, जब वर्ल्ड कप आएगा, जब अभी आएगा तब पड़ेगा। इस पे तो अभी से पड़ गया होगा। जब आगे कंपनी को अपना रेवेन्यू ही नहीं फ्लो दिखेगा, आप रेट बढ़ा दीजिए, बट अगर बेस खत्म हो जाएगा तो मल्टीपल तो वही होगा ना टैक्स। उसके बाद लेकिन मुझे एक अभी भी यकीन है कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और सरकार हो सकता है जो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन लाए उसमें ऐसा कुछ कर दे कि ये जो गेम ऑफ चांस की तरफ लोगों का प्रलोभन बढ़ रहा था उसका सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमारी जो इंडस्ट्री है, जो गेमिंग इंडस्ट्री है, जो यहाँ से अब पनप रही है लोकल मार्केट से, जाहिर है बात है कल को बाहर भी जाएगी, तो वो इंडस्ट्री भी बच जाएगी। मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करूंगी। ऐसा है जी, गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो उसको पब्लिक एट लार्ज को सोच के करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को देख के सिर्फ वो नहीं कर सकती। इसमें क्या था कि कुछ गेम्स ऐसे थे जो बाहर से चलते थे, जिनका बेस बाहर होता था, सारा पैसा हमारा बाहर जा रहा था, और बहुत सारी जो यंग जनरेशन थी वो इन गेमिंग में लगती थी। मतलब आप 1000 बार लगाते हो पैसे तो एक बार ही मिलते हैं, तब आप एक बार जीतते हैं। तो अल्टीमेटली इतना नशा हो गया था कि सारा यूथ हमारा बिगड़ रहा था। तो मैं ये समझती हूँ कि इंडस्ट्री ठीक है, बहुत अच्छा है। एक तो इंटरनेशनल जो इंडस्ट्री है वो रुकेगी, और थोड़ा थोड़ा से यहाँ भी जो ज़्यादा फेमस हो रही हैं चीज़ें उसको कम करेगी। तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जैसे करेगी, चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए कोर्ट है। एक सवाल और रजत आपसे, ये 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर पे ई इनवॉइस ज़रूरी हो गया है अभी। इससे व्यापारियों को क्या सुविधा या असुविधा होगी? सर सुविधा तो सरकार को होगी इससे, क्योंकि एक व्यापारियों को सुविधा सर ये हो जाएगी कि एक बार इन्होंने बिल बना दिया 5 करोड़ के, जो ई बिल का है ना, चक्कर ये है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट को ये फायदा है और व्यापारी को भी, कि एक बार मैंने इंटीमेशन भेज दिया तो माय बुक्स, मेरा जो बुक्स है वो रिकंसाइल कर रहा है विद व्हाट द गवर्नमेंट हैज। जो गवर्नमेंट को पता है कि मैंने क्या सेल किया, साइमल्टेनियसली पता है ना, बिल कटते ही। अब उसके बाद मेरे ऊपर मेरा जो टाइम बाउंड है, जो टाइम स्टैम्प लग चुका है जिस चीज पर कि मैंने इस समय इस चीज की यहाँ से सेल करी थी, वो अब गवर्नमेंट को भी बताकर ऑन रियल टाइम बेसिस जा रहे हैं। मैंने हाथ पे हाथ ही गवर्नमेंट को बता दिया। तो एक तरह से ये मेरे लिए एक, जिसे कहते हैं ना, एक एडिशनल प्रूफ, कल को अगर चैलेंज किया जाता है कि आपने किया था नहीं किया था, ये मेरे लिए उन व्यापारियों का नेट अब बढ़ गया जो कह देंगे साहब हमने तो जैसे बिल काटा था वैसे ही आपको बता दिया था, अब आप हमारे ऊपर ये सवाल ना लगाएं। ये एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिल गई व्यापारी को, एक एडिशनल प्रूफ मिल गया। कल को अगर सब्सटेंशिएट करना पड़े, सबूत देना पड़े कि मैंने ये सेल करी थी, ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि ये सारा फेक बिल वगैरह जो है ये पहले भी तो था, ये पहले बिल ट्रेडिंग नाम से था। इवन जो आप पीछे चले जाइए, आपके फेमस लॉयर थे नानपालकी वाला, उन्होंने भी कहा था कि एक व्यापारी के जब दुकान सेट करता है ना तो उसे पिल्फरेज पता होता है कि होगी, बट अगर वो पिल्फरेज ही देखने लग जाए कि मैं इसको रोक दूं, मैं हर कस्टमर की तलाशी लूं, मैं हर कस्टमर से आईडी मंगाऊं, तो फिर वो व्यापार क्या करेगा? गवर्नमेंट को एक चेक करना पड़ेगा कि वो एक्सेसिव तो नहीं कर रहे। जो इंटेंशन है वो ठीक है, वो क्लियर है, हर आदमी उससे एग्री करता है, बट कहीं जो चेक्स एंड बैलेंसेस एक्सेसिव तो नहीं हो रहे, ये चीजें। चलिए अब जी देखिए 5 करोड़ की टर्नओवर आज के ज़माने में कुछ भी नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एवरी प्रोडक्ट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो बहुत मामूली सी 5 करोड़ की टर्नओवर मानी जाती है आज के टाइम में। और एक 5 करोड़ के व्यापारी को ये इनवॉइस करने के लिए एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, इसके लिए उसको कॉस्टिंग पड़ती है। तो मेरा विचार यह है कि इसकी लिमिट को कम ना किया जाए, बढ़ा के एक स्तर की जो टर्नओवर है उसी पर रहने दिया जाए। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ई इनवॉइस बनने से क्या जीएसटी जो मेल प्रैक्टिसेस है वो खत्म हो जाएंगी? नहीं हो सकती ना। तो मेरा कहना है कि जो मीडियम व्यापारी है उसके ऊपर अननेसेसरी का बर्डन नहीं पड़ना चाहिए।
इसको बढ़ा देना चाहिए, 5 से 10, 15, 20 को करना 10 से चाहिए। नीचे नहीं लाना चाहिए। अब आप तो एडवोकेट हैं, अब आपसे एक सवाल कि जीएसटी व्यापारियों के अरेस्ट और बेल के बारे में, जो बेल होता है वो हाल ही में जीएसटीएन और पीएमएलए से लिंक करने के बारे में आपका क्या विचार है? ये ठीक है, गलत है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो जेल का है, तो जेल तो एक्सेप्शन के लिए भी करना चाहिए। बेल इज अ राइट। आप सुप्रीम कोर्ट में भी एक जजमेंट आया है अभी थोड़े दिन पहले ही, उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनलिटी नहीं देखनी है। अगर कोई मैल प्रैक्टिस हो रही है या ज़्यादा करप्ट है, दिक्कत है, तो देखिए पेनल्टी लगाकर छोड़ सकते हैं। जो अभी तो क्या है कि हर केस में उठा के जेल, हर केस में उठा के जेल, तो वो कोर्ट भी ये मानना है कि हर केस में जेल की जरूरत नहीं होती। सारा डाटा आपके पास है, परचेज भी है, सेल भी है, सभी चीज़ें आपके पास हैं, आप अपने हिसाब से चेक करिए। जेल जाने से मतलब ये होता है कि हमको इनका रिमांड लेना है, तो हमको रिमांड लेने का क्या चीज़ नहीं ढूंढना चाहते हैं, वो हमसे वही चीज़ें पूछेंगे, लेदर में क्या है, सेल क्या है, परचेज क्या है, ऑफिस कहाँ है, सब चीज़ें तो आपके पास है। रजिस्ट्रेशन लिया तो सारी डिटेल आपके पास थी, मेरा बैंक कौन सा, मेरी कैपिटल कौन सी, मेरा घर कौन सा है, आधार कार्ड क्या है, तो रिमांड में क्या लेंगे। तो मेरा भी ये मानना है पर्सनली कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में अरेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें उनके रिकॉर्ड पे आप उनको चेक करें। तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि हमको ज़्यादा केसेस में जेल की ज़रूरत नहीं है, अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस में ही हमें इसको जेल रखना। को एक एग्जांपल देता हूँ, बिहार में लीकर बंद है। जी एक हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर हैं, जी जो एक दिन में आई थिंक 394 बेल दिया है। एक दिन में, आपको पता होगा, 394। उन्होंने 500 में, पहले 200 केस मिले थे, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट किया कि हमको 300 और दिया जाए, 300 और मिला, और 394 आदमी को बेल उन्होंने दे दिया एक दिन में। उसी तरह यहाँ भी है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस भाई है। उसमें क्या था, उन्होंने पूछा कि हाँ भाई क्या है, शराब पकड़ी गई, 1 लीटर से कम वाले कितने हैं अलग कर दो, 2 लीटर से कम वाले कितने हैं वो अलग करो, सब जेल में है, पड़े हैं 6-6 महीना, 1-1 साल से। कुछ नहीं रहा। इसमें क्या करना है? बोला बाद में अपना चलता रहेगा, बेल तो दे दो उस आदमी को। तो यहाँ भी वही होना चाहिए। इसमें मैं सप्लीमेंट करना चाहूँगा, प्रोविजन जीएसटी का ये है कि अगर आपकी जीएसटी लायबिलिटी 5 CR से ज़्यादा है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, 5 करोड़ का टैक्स पीरियड क्या है ये नहीं पता। अच्छा। तो क्या करते हैं ऑफिसर लोग, एक साथ 17 से लेके अब तक की लायबिलिटी को क्लब कर देते हैं और कहते हैं भाई आपकी लायबिलिटी 5 CR से ज्यादा आ गई और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो Adjudication के बिना ही कह देते हैं जी मेरा आपकी कहना liability यह इतनी है होगी। कि वो टैक्स पीरियड के हिसाब से ही टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होनी चाहिए, तब अरेस्ट का प्रोविजन होना चाहिए। देखिए, अरेस्ट का प्रोविजन का एक डेटरेंट का भी पर्पज होता है सरकार का, पर उसका मिसयूज ना हो ये देखना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। एक और जवाब सर आप ही दे दीजिए, 1 नेशन 1 टैक्स की तरह एक व्यापारी का एक ज्यूरिडिक्शन भी होना चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है आज की तारीख में। देखिए, कई बार क्या होता है, मामला होता है मेरठ का और मेरठ वाले ऑफिसर का नोटिस दिल्ली में आ जाता है, कभी गुजरात के ऑफिसर का कोई केस चल रहा है और उसका नोटिस यहाँ आ जाता है। तो बड़ा डिस्टर्बिंग है। एक्चुअली व्यापारी को आज की तारीख में व्यापार करने में बड़ी समस्याएं आ रही है, उसका ध्यान ज़्यादातर इन्हीं बातों में लग गया है। मेरा कहना यह है कि सरकार को जुरिस्डिक्शन को एक सीमा में बांधना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपनी कार्रवाई को सख्त करें, कहीं कोई मनाही नहीं है। बट मल्टी जुरिस्डिक्शन होना व्यापारी को डिस्टर्ब करने वाली बात है मेरे हिसाब से, जो कि नहीं होनी चाहिए। आजकल सुना है जीएसटी, नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। पहले तो बड़ा आराम से एक कुछ लगा दो, रेंट एग्रीमेंट ये वो मिल जाता था, आजकल नहीं मिल रहा है। देखिए, इसमें सरकार का, चूंकि लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है, लोगों ने अपने कर्मचारी अपने लेबर क्लास के नाम से रजिस्ट्रेशन ले रखे थे, इसलिए गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना पड़ा। लेकिन रजिस्ट्रेशन के इसकी वजह से जेन्युइन डीलर को रजिस्ट्रेशन ना मिले वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि राइट टू बिजनेस मेरा फंडामेंटल राइट है। तो गवर्नमेंट को इसमें बड़ा ही बैलेंसिंग होकर काम करना पड़ेगा
जिससे कि जो आदमी व्यापार करना चाह रहा है, देश के लिए रेवेन्यू देना चाह रहा है, उसे आप कर्व ना करें और आप रजिस्ट्रेशन दें उसको। इसके लिए मैं दो एक जी, लाइन जी। और जोड़ना चाहूंगी। जी वही जो ऑफिसर्स की बात है, क्योंकि जो ऑफिसर ट्रांसफर हो के आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कौन कौन सी चीजें मांगनी है। एक सेट फार्मूला का सेट कर दे कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वही एक 4 चीजें चाहिए या 6 चीजें चाहिए, एक बार पता हो, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ एसएससी वो डाले, उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होना चाहिए। यहाँ तो अगर एक चीज फाइल कर दी तो वो बोलेगा ये वाला नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, तो ये वाला कागज एडिशनल नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर जरूर चेक एंड बैलेंस बनाना है और एक सिर्फ डायरेक्शन देने की 4 पेज लगाओ या ये 5 रिक्वायरमेंट है हमारी, ये कागज लगा दो तो रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। देखिए, लेकिन ऑफिसर्स कंस्ट्रक्शन आजकल नहीं इंडस्ट्रीज में जी। की बात, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक कोई भी कंपनी हो, 25 जगह काम करता है वो कंपनी, 25 स्टेट में, 25 स्टेट का वो नंबर लेगा। वो जो 6 महीने का काम हुआ, आपके यहाँ रहा, आपसे वो एग्रीमेंट किया, हो गया, उसकी लायबिलिटी बनती है। वो आदमी का काम ख़त्म हो गया, वो आदमी चला गया, तो डिपार्टमेंट कहाँ नोटिस करेगी? वो तो एड्रेस चला गया। वो आदमी जिससे हमने रेंट पे लिया, वो बोला साहब ये तो हमारे यहाँ रेंट था 6 महीने का, अब वो ख़त्म हो गया, अब वो खोजते रहिए, तो कहाँ ढूंढेगी सरकार? इसीलिए तो उनके घर के एड्रेस होते हैं, इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके बैंक्स हैं, आप पूछते हैं, देखिए आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, आपके हेड ऑफिस कहाँ है, सब चीज की डिटेल भरनी पड़ती है उसमें। अगर एक ब्रांच बंद कर दी, एक ऑफिस बंद कर दिया, दूसरा ऑफिस कहाँ है? तो इसलिए गवर्नमेंट फुली एम्पावर्ड है कि वो उसको चेक एंड बैलेंस कर सकती है आराम से। मैडम नहीं कर सकती है। मैं आपको बताता हूँ, प्रोप्राइटरशिप XYZ ने खोल लिया, ठीक है, रजत टंडन ने खोल लिया, मिसेस गुप्ता ने, इसने खोल लिया। प्रोप्राइटर में हम यही रह रहे हैं दिल्ली में, हम 10 जगह काम कर लिया, हमको कहाँ खोजेंगे आप? यहाँ भी चले गए, हमारी लायबिलिटी 5 करोड़ हो गई, हम चले गए यहाँ से, नीरव मोदी की तरह। कहाँ खोजेंगे आप हमको? सर ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसको पैन बेस्ड सर नंबर पैन है। बेस्ड नंबर है ना। आप दिल्ली में खोलिए, आपके पैन के आगे 07 लग जाएगा। जी आप यूपी में खोलिए 09 लग जाएगा, जी। पैन वही रहेगा और आपके आधार से लिंक कर दिया जाएगा। जी। आधार आपको ऑलरेडी आपके बायोमेट्रिक से लिंक्ड है, जी, तो आपका तो फिर पूरी कुंडली मतलब हम पकड़े जाएंगे ही। पकड़े जाएंगे, आईडी छुप नहीं आपका पूरा सकते। रहेगा। आपका आधार पैन से लिंक्ड है, पैन आपका क्या नाम पासपोर्ट से लिंक्ड है। अगर आप बाहर जाएंगे तो उनको पता होगा कौन गया, कितना लेके गया, कब गया। और देखिए साहब, बाहर जाने वाले लोग नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे ही होते हैं, आप और आम आदमी नहीं हो सकते। नहीं है, वैसे सैकड़ों हैं सर। अब नहीं, अब गवर्नमेंट ने इतने चेक एंड बैलेंस लगा लिए, मैं यही बात बता रही थी कि इतना अच्छा, जब उनको हर माफ चीज कर का- दिया, अब चेक एंड बैलेंस जो हम नहीं, लोग उनको आप माफ लोग किसी बचे को नहीं हैं। कर दिया, वो भी आएंगे अल्टीमेटली। उधर से सबक ले लिया, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उधर से सबक ले प्रोसीडिंग्स लिया। चल रही हैं और वो भी आएंगे अल्टीमेटली। देखिए, बर्बाद कर दिया नीरव मोदी को भी और उसको भी। कोई आएंगे, बर्बाद सब आएंगे। कोई बर्बाद नहीं हुआ है मैडम। चलिए, हम बैलेंस जो करते जो हैं। क्रिमिनल्स वाले हैं ना, वो हमने देखा है, आज 30 साल से केस चल रहे हैं, दोबारा फोटो उसका नहीं मिल पाया। हमारा आज का फोटो है, यही फोटो 100 साल बाद भी दिखता है, तो क्या आप बुलाएंगे उसको? अब हम सुधरना तो अब शुरू है ना। अब आज हमें समझ में आ गई कि यहाँ गलती की है हमने, तो वहीं चेक एंड बैलेंस लगा रहे हैं। फौरन हमने कर दिया, आधार से लिंक करो, पैन से लिंक करो, इससे लिंक करो। अब वो कोई कहीं जा नहीं सकेगा। अब सुधर जाए तो जब जग गए तब सवेरा। ये जो हो गया उसको भूल जाइए। अब एक ये बता दीजिए सर, आप तीनों में से कोई भी बता दीजिए कि 2017 से लेके अभी तक जीएसटी कलेक्शन, रफ आइडिया आप दे सकते हैं? और फेक इनवॉइस में जितने केस हैं, आप लोग तो माहिर हैं इसके, वो कितने होंगे जो पेंडिंग है अभी? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जी। मेरे हिसाब से 17 से लेके मार्च 2023 तक 18 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शन हो चुका है, जी जिसके अंदर जो मामले डिस्प्यूटेड हैं, जी जो फेक इनवॉइसेस आदि से रिलेटेड है, उनका फिगर है 86,000 करोड़। 86,000। करोड़। तो मेरे हिसाब से रेशियो काफी कम निकलता है। ये मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट तो को आप 86 को नहीं ध्यान गर्ग देना साहब, चाहिए। आप तो बिल्कुल अप टू डेट हैं ये। नहीं, मतलब एक फिगर है, कितनी वेरीफाइड है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ठीक एक फिगर है। आई हुई है। हाँ, नियर अबाउट। तो मेरा इसमें कहना यह है कि ये रेशियो बहुत कम है। साथ साथ में कहने का मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट को 86,000 करोड़ भूल जाने चाहिए, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन
एक व्यापारी जिसकी टर्नओवर आज 10 करोड़ है, उसके भी बेड 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के होते हैं सब। अगर उसी आदमी की टर्नओवर अगले साल 10 करोड़ हो जाए, 20 करोड़ हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसके बेड थोड़े बहुत बढ़ेंगे भी, लेकिन वो बिजनेस करना तो बंद नहीं करता अपना, या सिर्फ उन बेडर्स के चक्कर में अपना बिजनेस तो नहीं सफर होने देता। वही मेरी सलाह गवर्नमेंट को है कि उसको भी थिक ऑन द बेस्ट एंड थिन ऑन द रेस्ट, इस पॉलिसी को लेके चलना चाहिए। एक और सवाल साहब, इतने प्रॉब्लम्स जो व्यापारियों के हैं जो हमने आपसे गिनाए, क्या सरकार की व्यापारियों पर जो विश्वास है वो कम हो गई है? हमने इतने सवाल जो हमने आपसे किए उस पर मुझे लगता है कि ऐसा है। इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए सरकार अपनी पॉलिसी बहुत अच्छे से बनाती है, प्रॉब्लम आती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, वो जड़ है। तो गवर्नमेंट को वो भी चीज़ एड्रेस करनी चाहिए कि इसके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ प्रॉब्लम, कुछ लॉ ऐसे सुबह से है, तो कहीं ना कहीं व्यापारी को ऐसा महसूस होता है आज की तारीख में कि गवर्नमेंट उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, जो कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड को चेंज करना है। एक लास्ट सवाल, क्या सरकार जीएसटी काउंसिल में अब जितने स्टेक होल्डर हैं उनको बुलाना चाहिए, उनसे सुझाव लेना चाहिए? जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो बजट बनाते हैं तो सब बड़े बड़े टाटा बिरला, हम आपको नहीं बुलाएंगे, टाटा बिरला, अंबानी, अदानी को बुलाते हैं, तो इसमें भी तो होंगे। कम से कम आप लोगों को ना बुलाएं, जो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, करोड़ों अरबों वाले भी होंगे, उनको बुला के कुछ उनसे पूछनी चाहिए। देखिए, मेरा तो इसमें ये मानना है कि बड़ों को भी बुलाना चाहिए और छोटों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि समस्याएं, इम्प्लीमेंटेशन वाली समस्याएं बड़े व्यापारियों को इसलिए नहीं होती, उनके पास तो सारे ट्रेन स्टाफ रहता है, सीएस रहते हैं। जो मिडिल क्लास हैं उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा है इम्प्लीमेंटेशन की, इसलिए उनसे भी ये राय लेनी चाहिए। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, उनके अलग प्रॉब्लम्स हैं, थोक की होलसेल इंडस्ट्री, उनके अलग प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निक आईटी इंडस्ट्री है, उनके अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे हिसाब से सबको, जैसे इनकम टैक्स, आपने सही कहा कि इनकम टैक्स वालों में बुलाते हैं, बात करते हैं, ऐसे इसके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए और सरकार को राय लेनी चाहिए। देखिए, मैं इसमें ऐड करूंगा कि प्रोफेशनल्स को बहुत जरूरी है बुलाना इसमें, क्योंकि प्रोफेशनल सीधा डीलर से भी डील कर रहा है और गवर्नमेंट से भी डील कर रहा है। एक्चुअली वही तो आपने प्रोफेशनल को शायद छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा कहना है कि प्रोफेशनल को लेना बहुत जरूरी है। आपको ना भी बुलाए तो जैसे उसमें बुलाता है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्रोफेशनल्स को बुलाना ज्यादा जरूरी है। एवरीडे काम तो प्रोफेशनल ही कर रहे हैं। बिजनेसमैन खुद रिटर्न नहीं भर सकता, बिजनेसमैन खुद फॉलो अप नहीं कर सकता, सारे सीए और सारे एडवोकेट जो टैक्स एडवोकेट वगैरह वही सब काम करते हैं। तो प्रोफेशनल्स ही इससे एवरीडे टू डे प्रॉब्लम से लिंक है, तो प्रोफेशनल्स को तो सबसे पहले बुलाना चाहिए। अच्छा, एक और आउट ऑफ द वे करके क्वेश्चन ये है कि अभी सरकार ने 2000 के नोट फिर से बैन कर दिए और मेरे ख्याल से सितंबर लास्ट डेट है। मार्केट में 2000 के नोट अभी भी नहीं दिख रहे हैं, तो नोट कहाँ होंगे? और सुनिए नोट कहाँ होंगे? और अगर नोट कुछ आ रहे हैं धीरे धीरे, हम व्यापारी, आप व्यापारी, आपके पास आ रहा है, अभी सेल आ गया हमारा, एकाएक वो नोट आ रहा है, अभी 1 लाख का सेल था महीना में, 5 लाख का सेल हो गया, अगले महीने 10 हो गया। और ये सितंबर के बाद या अक्टूबर जो लास्ट डेट है उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पूछेगी नहीं कि साहब ये 5 लाख रुपए का एकाएक सेल कैसे बढ़ गया। फिर सितंबर के बाद वो तो ओरिजिनल पे आ जाएंगे, औकात पे 1 लाख वाले, तो इस पे समस्या नहीं आएगी। अभी लोग डरे हुए हैं अभी इससे, इस पे क्या कहेंगे आप लोग? इसमें मैं बताना चाहूँगी, देखिए इसका जो मेन मकसद था वो भी यही था कि जो डंपिंग करते हैं पैसे का, उनको बड़े नोटों में सुविधा होगी, वो अल्टीमेटली सब ब्लॉक कर लेंगे और फौरन पकड़े जा सकते हैं। अब जैसे जैसे बुला रहे हैं, वापस मंगा रहे हैं या बैंकों में जमा करने बोला है सरकार, ऐसी कोई समस्या किसी के लिए नहीं है कि 1 लाख से 5 लाख बढ़ गई। तो ये तो थोड़ा थोड़ा, ये तो पीनट्स हैं। ये जितने वापस जा रहे हैं ऑफिशियली जा रहे हैं, जाने दो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनके पास मोटे नोट, जिन्होंने गोदामों में भरे हजारों करोड़, 100 करोड़, इलेक्शन के लिए इतने इतने फंड्स इकट्ठे किए हुए हैं, ये उन सबको प्रॉब्लम आने वाली है।
ये आम व्यापारियों को, ये किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मेरा अंदाजा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं गर्ग साहब है। आप क्या सोच रहे हैं इस पे? देखिए, किसी खास मकसद के लिए ही गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है और विंडो ओपन रहेगी। इसकी लास्ट डेट अक्टूबर है और मुझे नहीं लगता कि, देखिए पहले जब 2016 में ये आई थी तब एक आम आदमियों को बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। ऐसा इस बार कोई सीन नहीं है। बाकी देखिए, जो इनकम टैक्स वाले हैं वो आपसे कोई भी एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं और आपके पास उसके पर्याप्त एविडेंस है तो आप उनको। रजत साहब आपकी आपका बार क्या है? नियत वो 16 वाली नहीं लग रही है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कनारा हो गया, यहाँ पे तो आप बस जाइए, अपनी शक्ल दिखाइए और नोट बदल के दे देंगे। तो जो मॉनिटरिंग है वो प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा हो रही है। एक्सिस बैंक में आप चले जाइए, जितने प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें आप चले जाइए तो आपसे पूरा वो लिखवा देगा कि आप कौन है, पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है। स्टेट बैंक हो गया, कनारा बैंक हो गया, जो बड़े स्टेट गवर्नमेंट के बैंक्स माने जाते हैं, वहां पे इतना मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। तो इस समय गवर्नमेंट की इंटेंशन उस मॉनिटरिंग की है भी नहीं, मेरे ख्याल से इस नोट को हटाने की है। सिर्फ मेरा भी यही मानना है। मतलब दूसरा, इस पे वेट एंड वॉच करें अक्टूबर तक। पार्टिसिपेशन की बात जो अभी आपने इससे पहले पूछी थी, उसमें फिकी हो गया, इस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व किए जाते हैं, बट वही चक्कर है, वो बड़े एसएससीज के रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर रहता है उसमें। और एक रवैया गवर्नमेंट का देखा गया कि जब प्रोफेशनल्स अप्रोच करते हैं तो कई बार वो कहते हैं कि जी जो स्टेक होल्डर एक्चुअल है, जो बिजनेसमैन है, उसको जब नहीं दिक्कत तो प्रोफेशनल्स क्यों आ रहे हैं। ये वैसा ही हो गया कि जैसे जब बीमारी फैले तो कोई बोले कि भाई डॉक्टर्स क्यों बोल रहे हैं और पेशेंट क्यों चुप बैठे। तो ये रवैया भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि जो प्रोफेशनल है वो दोनों तरफ की देख रहा है, इधर सरकार की भी सुन रहा है, उसको समझ भी रहा है कानून से, और जो ट्रेडर को दिक्कत आ रही है या डीलर को दिक्कत आ रही है, मैन्युफैक्चरर को आ रही है, वो भी वो समझ रहा है। तो प्रोफेशनल्स की सुनना भी ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल्स रूट वाले डीलर से भी बात कर रहा है और जो 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ की एक्सपोर्ट रखता है उससे भी बात कर रहा है। प्रोफेशनल बॉडीज का भी एक जो महत्व है वो सरकारी मशीनरी को समझना पड़ेगा। चलिए, तो आज ये हमारे 3 एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो बताई, और लोगों को बहुत सा जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गई। और सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो सरकार भी कुछ इसमें अपनी राय रखे और सरकार इसको अमेंडमेंट करे, ये समस्या से निदान हो। थैंक यू वेरी मच आप तीनों का।